तुमने एवेंजर्स देखा है ना? आयरन मैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका, सब पावरफुल। लेकिन कभी सोचा है तुम्हारे अंदर भी एक एवेंजर टीम होती है जिसका नाम है सेल। हर एक सेल के अंदर होता है एक पूरा शहर, जैसे कि रोड, फैक्ट्रीज, गार्बेज कलेक्टर, एनर्जी स्टेशन, सब कुछ। और आज हम जाने वाले हैं उस शहर के अंदर, जैसे डोरेमोन का एनीवेयर गैजेट डोर लगा के जूम इन कर रहे हो। वेलकम टू ब्रेन बॉक्स साइंस, जहाँ पढ़ाई बोरिंग नहीं एंटरटेनिंग होती है। लेट्स गो इनटू द माइक्रोस्कोपिक दुनिया ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक टाइम की बात है। एक बहुत ही बिजी शहर था जिसका नाम था बॉडी किंगडम। और उस शहर का स्मॉलेस्ट सिटीजन था सेल। सेल मतलब जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो हमको ईंटे की मतलब ब्रिक्स से बनती है, वैसे ही हमारा बॉडी बना है 37 ट्रिलियन टाइनी सेल से। तो सेल क्या है ना, ये एक बेसिक बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और ये सारे सेल्स मिलकर एसेंशियल फंक्शंस करते हैं, जैसे कि ग्रोथ, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन। सेल्स जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारे लाइफ के, और ये वैरी करते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल। सिंगल सेल उसका एग्जांपल होता है अमोएबा। और मल्टी सेलुलर मतलब के जो सेल जो ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से बनते हैं उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस एंड प्लांट्स। और बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनका एक स्पेशल फंक्शंस होता है। फॉर एग्जांपल स्पर्म, नर्व सेल, इनको एक यूनिक फंक्शन दिया जाता है जिसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एक अमोएबा सिर्फ एक सिंगल सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। पर तुम जैसे ह्यूमंस, अरे भाई, तुम तो फुल जॉइंट फैमिली हो। ट्रिलियंस ऑफ वर्कर्स रहते हैं तुम्हारे अंदर। और हर सेल के अंदर होती है एक मिनी इंडिया। ब्रेन जैसे न्यूक्लियस, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, स्विगी डिलीवरी सर्विस जैसे गोल्गी एपरेटस, और कचरा सफाई वाला जैसे लाइसोसोम्स। यहाँ सब मिल के तुम्हारे बॉडी का स्मूथ फंक्शनिंग को चालू रखते हैं। चलो एक काम करते हैं, टाइम मशीन में चलते हैं डेस्टिनेशन ईयर 1665 में। एक मिनट, हम इसको तीन बनाते हैं। ठीक है। यहाँ एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक नाम के हैं। वो माइक्रोस्कोप बना रहे हैं। वो माइक्रोस्कोप बना रहे हैं। यहाँ एक साइंटिस्ट जिसका नाम है रॉबर्ट हुक, वो क्या कर रहे हैं ना, सेल डिस्कवर किए। वो भी किसमें ना, कॉर्क में। कॉर्क कहाँ पे होता है ना, ये वुड में पाया जाता है। और उस कॉर्क के एक स्लाइस को वो क्या किए, एक जुगाड़ू माइक्रोस्कोप बनाए थे जिसका नाम था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। और वो इस कॉर्क को जब देखे तो वहां पे एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और वहां से रॉबर्ट हुक ने नाम रख दिया सेल का। और फिर आता है 1674 में एंटेनियो वैन लीeuwenhoek। ये ऑब्जर्व किए फ्री लिविंग सेल्स पाए जाते हैं पॉन्ड वाटर के। और ये जो माइक्रोस्कोप यूज किए थे ये थोड़ा प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से बेटर था। और यहाँ पे पहला साइट मिला था ऑफ लिविंग सेल। फिर आते हैं 1831, रॉबर्ट ब्राउन। ये आइडेंटिफाई करते हैं न्यूक्लियस इन द सेल। न्यूक्लियस बोले तो ब्रेन ऑफ द सेल। फिर आता है 1839 में पुरकेंजी। ये कॉइन किए द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द सेल्स फ्लूइड सब्सटेंस। तो सेल में क्या होता है ना, फ्लूइड सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो उसका नाम रखा गया प्रोटोप्लाज्म, और दिया कौन था, पुरकेंजी। 1838 और 39 के बीच में स्केडिन एंड स्कोन आए थे और वो सेल थ्योरी देखे गए। सेल थ्योरी बोले तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किससे बने हैं, सेल से बने हुए हैं। और सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ जो है वो किससे बना हुआ है ना, सेल से बना हुआ है। फिर आते हैं 1855 में विरचाउ। ये सर क्या किए ना, एक सेल थ्योरी जो हमारा आया हुआ था जो स्क्लेडन और स्पॉन दिए थे उसको ये एक्सपैंड कर दिए। बताए कि सारे सेल जो है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकल कर आते हैं, मतलब पहले जो सेल पाए जाते थे उसी से ये नए सेल्स निकल कर आए। फिर क्या होता है ना, 1940 के आसपास में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी होता है, इन्वेंशन होता है मतलब। और यहां से क्या होता है ना, सेल के जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और सेल ऑर्गेनल्स है उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो बॉडी किंगडम में दो अलग अलग क्लैंस हैं। क्लैंस बोले तो ग्रुप है। पहला क्लैन होता है प्रोकैरियोट्स। ये पुराने जमाने के लोग हैं। ठीक है, मतलब ये सिंपल लोग हैं, स्मॉलर सेल्स हैं इनके, और यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, मतलब न्यूक्लियस बोले तो ब्रेन। न्यूक्लियर मटेरियल नॉट मेम्ब्रेन बॉन्ड, मतलब इनके आसपास में कोई दीवार नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे। और इनके फीचर्स क्या है ना, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स,
सिंगल सर्कुलर डीएनए होते हैं और न्यूक्लियोइड होते हैं इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस। क्या मतलब डीएनए बस सेल के अंदर फ्लोट करता है। सैंपल बैक्टीरिया। ये एक ऐसे समझ लो आप, ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, सब एक ही रूम में है, जैसे बेडरूम किचन बाथरूम सब कुछ एक ही रूम में पाया जाता है। और एक दूसरा क्लैन है, मतलब दूसरा ग्रुप है, जिसका नाम है यूकैरियोट्स, मतलब यूकैरियोटिक सेल। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़े बड़े भी हैं, लार्जेस्ट सेल है, और यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस है। और ये मेम्ब्रेन बाउंड भी है, मतलब इनके बीच में दीवार मौजूद है। ठीक है। जैसे कि बोला जाए तो अपना घर का समझ लो, हर रूम जो है सेपरेट हुआ है वॉल से। तो एग्जांपल्स प्लांट, एनिमल एंड फंगल सेल्स। और इनके फीचर्स क्या है, तो ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ यहाँ पे पाए जाते हैं। तो चलो एक क्विक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर मैं कहूं कि एक सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है और सब कुछ एक ही जगह पड़ा है, तो कौन सा सेल होगा? कमेंट करो, प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स, देखते हैं कितने सही होते हैं। तो अब जब इतनी छोटी दुनिया की बात हो रही है, तो उसे देखने के लिए तो कुछ चाहिए, जैसे कि मैजिकल ग्लास। अब उस मैजिकल ग्लास का नाम होता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैग्नीफाई करता है स्मॉल ऑब्जेक्ट को। मैग्नीफाई मतलब बड़ा करके दिखाता है, जो बहुत एसेंशियल रहता है किसके लिए? ना सेल के लिए, सेल को देखने के लिए, सेल को समझने के लिए। तो सबसे पहला माइक्रोस्कोप है लाइट माइक्रोस्कोप। ये यूज करता है विजिबल लाइट एंड लेंसेज, और ये क्या करता है? मैग्नीफाई करता है अप टू 1000x। यूज फॉर ऑब्जर्विंग स्टेन्ड सेल्स, मतलब दाग जिस पे रहते हैं उनको देखने में बहुत आसानी से मदद होता है। ये माइक्रोस्कोप हम लोग अपने स्कूल्स में भी यूज करते हैं। और उसके बाद देखा जाए तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आया, जहां पे हम लोग मल्टीपल लेंसेज का यूज करते हैं, जो ये भी कॉमन है स्कूल लैब्स में। और ये क्या करता है ना, 400 टाइम्स जूम करता है। बट उसके बाद डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ये क्या किया ना, इलेक्ट्रॉन बीम्स डाल रहा था और वहां से ये मैग्नीफाई कर रहा था। कितना मैग्नीफाई ना, 20 मिलियन एक्स, जहां से हम लोग सेल ऑर्गेनल्स को बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। और ये क्या करता है ना, स्कैनिंग करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, मतलब ये 3D सरफेस इमेज देता है। और क्या करता है ना, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शोज इंटरनल सेल स्ट्रक्चर। ये सेल के जो अंदर के स्ट्रक्चर हैं वो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके हम लोग देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो आंटी है जो शादी में हर किसी के मेकअप को जूम चेक करती है, बेटा ये लिपस्टिक कौन सा शेड है। अब चलते हैं सेल शहर के अंदर के गेट की तरफ। अब चलते हैं सेल शहर के मेन गेट की तरफ, जहां सिक्योरिटी फुल टाइट होती है। नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Plasma membrane. Plasma membrane is a thin, flexible layer surrounding the cell, controlling material exchange. मतलब कि ये एक बाउंसर जैसा है, हर चीज को स्कैन करता है। ये मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं या नहीं, बस सिलेक्टिव एंट्री ही करता है, जैसे कि वीआईपी जोन टाइप। और ये इसका फीचर्स क्या है ना, कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाई लेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन्स, मतलब इसके अंदर में पहले से प्रोटीन पाए जाते हैं। और ये सिलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है, मतलब ये कुछ लोगों को अलाउ करता है और कुछ लोगों को नहीं करता। जैसे कि अलाउ स्पेसिफिक सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल वाटर एंड ऑक्सीजन टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। और ये फंक्शन क्या करता है ना, इट प्रोटेक्ट्स द सेल एंड रेगुलेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट एंड मेंटेन्स द सेल शेप। अब यहीं पर और एक चीज आता है, सेल वॉल नाम का। सेल वॉल जो है, आप बोले तो प्लांट सेल पे पाया जाता है। यहाँ होती है एक और आउटर वॉल, ये थोड़ा टफ होता है, मतलब हार्ड होता है एंड सॉलिड होता है, जिसका नाम हम लोग सेल वॉल दिया है। ये बना हुआ होता है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज से बना होता है, मतलब फोर्ट्रेस जैसा होता है, मतलब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है सेल को। एनिमल सेल जो होता है ये अपार्टमेंट विद सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब यहाँ पे सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पाया जाता है। बट प्लांट सेल में क्या होता है, ये एक आर्मी बेस की तरह होता है, डबल वॉल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है और आपका सेल वॉल भी होता है। तो यहाँ पे दो की बोले तो प्रोसेस आता है। पहला आता है डिफ्यूजन और दूसरा आता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और ऑस्मोसिस में क्या होता है ना, यहाँ पे डिफ्यूजन होता है ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
क्या ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है और डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स मतलब गैसेस का एक्सचेंज होता है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन एंड इफेक्ट्स पे। पहला आता है हाइपोटोनिक। यहाँ पे लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन होता है आउटसाइड द सेल, मतलब सेल के बाहर में, सेल के बाहर में क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से पानी जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है, मतलब सेल के अंदर में लोअर कंसंट्रेशन है, तो पानी जो है बाहर से अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो ये सेल है, इसके अंदर में पानी नहीं है, बट बाहर में पानी बहुत ज्यादा है और वो अंदर की तरफ जाने को कोशिश करेंगे। और ऐसे करने से क्या होगा ना, सेल का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा, मतलब स्वेल कर जाएगा। और क्या होता है ना, कॉजिंग इट टू स्वेल, सेल में बर्स्ट, ये फट भी सकता है। प्लांट सेल बिकम टर्जिड ड्यू टू सेल वॉल। तो क्या है, प्लांट वेल के पास तो डबल प्रोटेक्शन है, तो वो क्या करता है ना, फटता नहीं है, वो झेल लेता है। वेरेज एनिमल सेल क्या होता है, फट जाता है। फिर आता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। यहाँ पे क्या होता है ना, हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन जो होता है वो आउटसाइड द सेल होता है, जिसके वजह से क्या होता है, पानी जो होता है अंदर से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से सेल श्रिंक कर जाता है। मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी था। एक मिनट। अब क्या है ना, सेल के अंदर में बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है, और बाहर में कंसंट्रेशन कम है, तो ये क्या करते हैं, पानी को बाहर निकालने का कोशिश करते हैं एज हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ऐसे करने से क्या होगा ना, सेल जो है श्रिंक कर जाएगा। क्या करेगा, श्रिंक, मतलब सुकड़ जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है ना, प्लांट सेल अंडरगोज प्लाज्मोलिसिस, तो इसी वजह से प्लांट्स होते हैं वो प्लाज्मोलिसिस के गो थ्रू करते हैं। अब देखो, आइसोटोनिक में क्या होता है ना, बाहर में जो जितना भी पानी होता है अंदर में भी उतना ही पानी पाया जाता है, तो इसके वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन होता है और इनसाइड द आउटसाइड सेल, तो जिसकी वजह से नो नेट वाटर मूवमेंट, और सेल जो होता है वो स्टेबल रहता है, मतलब उसका जो साइज है वो उसी साइज में रहता है। तो हाइपोटोनिक सेल लस्सी पी के फूल जाता है, और हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो होता है वो ग्रीन टी पीकर सूख जाता है। एक फूलता है और एक सूख जाता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। तुम्हारे सेल को जूस में डाल दिया गया तो क्या होगा, बताओ। तीन ऑप्शन दे देते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। कमेंट करके बताओ जल्दी। अब चलते हैं सिटी के राजा के महल में। नाम है न्यूक्लियस। ये सेल का कंट्रोल रूम है। इसके अंदर रहता है डीएनए, क्रोमोसोम और न्यूक्लियस। चलिए देखते हैं। न्यूक्लियस क्या है, ये कंट्रोल सेंटर है सेल का। क्या कंटेन करता है ना, जेनेटिक्स मटेरियल। और इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो कैसे होता है ना, ये एंक्लोज्ड होता है बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन। कौन से मेम्ब्रेन होते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। और इसमें पोर्स होता है जो अलाउ करता है मटेरियल के ट्रांसफर को, किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में। आप जब एक सेल देखें तो उसके बीच में आता है कहीं पे न्यूक्लियस, और ये सारे जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म होता है। ये साइटोप्लाज्म और ये हो गया आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होता है ना, पोर्स होता है, जिसकी वजह से ये मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, जो भी। एंड कंटेन्स क्रोमोसोम, तो न्यूक्लियस के अंदर में क्या आता है ना, क्रोमोसोम आता है। क्रोमोसोम जैसे कि रॉड शेप होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ये क्रोमोसोम किससे बने होते हैं ना, डीएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं। अब डीएनए क्या है ना, ये कैरी करता है जीन्स। अब जीन्स क्या है ना, ये फंक्शनल सेगमेंट है, मतलब आपके बॉडी कैसे फंक्शन करने वाले हैं, आपका इनहेरिटेंस जो भी आता है, मतलब आपके पेरेंट्स से ट्रांसफर होगा आपको और आपसे आपके फ्यूचर जनरेशन को, तो ये सारा इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है ना, डीएनए कैरी करता है। क्रोमैटिन क्या है ना, ये एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं डीएनए में, व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, तो ये तब तक होता है जब सेल डिवाइड नहीं होता है। और न्यूक्लियस क्या है ना, ये सिंथेसाइज करता है राइबोसोम। क्या सिंथेसाइज करता है ना, राइबोसोम को सिंथेसाइज करता है। अब फंक्शन देखें तो न्यूक्लियस का क्या है ना, ये कंट्रोल करता है सारे सेल एक्टिविटीज को, ठीक है। और ये स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, मतलब फ्यूचर जनरेशन को आप कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स अपना पास करने वाले हो। और यहाँ पे डायरेक्ट सेलुलर रिप्रोडक्शन होता है और सेल डेवलपमेंट होता है, जिसके वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं सेल फॉर्म एंड फंक्शन एट मैच्योरिटी, मतलब ये इनहेरिटेंस डेटा लेकर कैसे फ्यूचर में फंक्शन करने वाला है उसको ये डेटा सप्लाई करता है। तो ये सारा काम आ जाता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन वाला सिक्योर जोन है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफिस। और डीएनए क्या होता है ना, एक सिंपल टर्म में बताएं तो
ये रेसिपी होता है बुक ऑफ लाइफ, मतलब आगे क्या करने वाले है आपका सेल, तो वहां पे वैसा सारा सिस्टम है। और न्यूक्लियस बोले तो किचन, जहाँ पे सारा काम जो होता है प्री प्लान्ड होता है, ऑर्डर के हिसाब से चलता है। अब न्यूक्लियर के बाहर है सिटी सेल, और देख लो यहाँ पे ये सारे जो है आपके साइटोप्लाज्म है। ये यहाँ पे हो गया आपका न्यूक्लियस, और यहाँ पे देखा जाए तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया आपका गोल्गी एपरेटस। हाँ, चलिए फिर आगे देखते हैं, आहिस्ते आहिस्ते आगे चलेंगे तो आपको और भी पता चल जाएगा। तो साइटोप्लाज्म चौकीदार अंकल की गली है, जहाँ सब ऑर्गेनल्स अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो देख लो एक बार साइटोप्लाज्म क्या है। ये जेली लाइक सब्सटेंस है बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस कंटेनिंग द ऑर्गेनल्स। ये क्या कंटेन करता है ना, ऑर्गेनल्स को कंटेन करता है। फंक्शन क्या है ना, यहाँ पे साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस मतलब डाइजेशन या रेस्पिरेशन, ये सारा काम साइटोप्लाज्म में होता है। और प्रोकैरियोट्स देखा जाए तो क्या होता है ना, द न्यूक्लियर रीजन यहाँ पे लैक करता है, मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट न्यूक्लियोइड्स में न्यूक्लियोइड्स एब्सेंट होता है, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और प्रोकैरियोट्स लाइक मोस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स, बहुत सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। फंक्शंस ऑकर इन पुअरली ऑर्गेनाइज्ड साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म भी होता है वो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो अब आते हैं हमारे हार्ड वर्किंग स्टाफ्स, जो सेल ऑर्गेनल्स जिसे कहते हैं। तो पहला सेल ऑर्गेनल आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है ना, एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स है एंड शीट्स है, सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये दो टाइप के हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पे क्या होता है ना, उसके सरफेस पे राइबोसोम्स लगे होते हैं, और ये क्या करता है ना, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, और प्रोटीन सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स। और क्या है, और एक आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे राइबोसोम्स उसके सरफेस पे नहीं लगे होता है, बट ये सिंथेसाइज करता है लिपिड्स को और डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को, मतलब आपके बॉडी में कुछ मेडिसिन या पॉइजनस सब्सटेंस आ जाते हैं तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन लेता है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस क्या है ना, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है, और लिपिड सिंथेसिस करता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एसईआर, और ये बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन होते हैं, और ये प्रोड्यूस क्या करता है, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ दिखता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर बोले तो स्कूल का कैंटीन की तरह होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले तो ये जूस कॉर्नर भी होता है और डिटॉक्स स्टॉल भी होता है। नेक्स्ट आता है आपका गोल्गी एपरेटस। ये स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स है, मतलब ऐसे होते हैं। ये डायग्राम देखो, ये स्टैक्स में मतलब ऐसे लाइन बाय लाइन पैरेलली खड़े होते हैं, और ये लोग क्या करते हैं ना, पैकेज करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन एंड लिपिड्स को पूरे बॉडी के सेल्स में। इनके फंक्शंस क्या है ना, ये प्रोसेस करते हैं प्रोटीन्स को जो आता है आरईआर से, मतलब उसमें शुगर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, पैकेज करता है मटेरियल्स को इनटू वेसिकल्स फॉर सिक्रेशन ऑफ सेल, और क्या करता है ना, ये फॉर्म करता है लाइसोसोम, लाइसोसोम बनाने का काम भी निकाल। अब देखो लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है विद डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें क्या पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये क्या करता है ना, ब्रेक डाउन करता है आपका वेस्ट, मतलब ये वेस्ट को तोड़ता है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये डाइजेस्ट करता है वोन आउट ऑर्गेनल्स, फूड पार्टिकल्स और पैथोजेंस। और ये क्या होता है ना, कभी कभी फट जाता है। कब फटता है, जब ये खुद का सेल को खुद ही खा जाता है, जिसके वजह से क्या होता है ना, इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। Lysosomes are called suicidal bag, ये रहा आपका क्वेश्चन। Why lysosomes are called suicidal bag? Lysosomes are called suicidal bag because they contain powerful digestive enzyme that can break down all types of biological material, मतलब वो अपना खुद का मटेरियल को भी ब्रेक डाउन कर देता है। मतलब दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग worn आउट ऑर्गेनल्स, डैमेज सेल्स एंड इन्वेडिंग माइक्रोब्स, मतलब ये बॉडी में जो ये खराब हो जाते हैं तो क्या होता है, वेस्ट बन जाता है। तो लाइसोसोम क्या करता है, उसके पास ऐसे एंजाइम है, वो खुद ये सारे चीजों को वो डाइजेस्ट कर देता है। और क्या होता है ना, व्हेन अ सेल इज इंजर्ड और अंडर स्ट्रेस, लाइसोसोम में बर्स्ट, लाइसोसोम क्या होता है, फट जाता है, जिससे क्या होता है, एंजाइम रिलीज होता है, और वो एंजाइम क्या करता है ना, वो खुद को भी डाइजेस्ट कर लेता है। और ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन एबिलिटी है, जिसके वजह से हम लोग लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब बारी है माइटोकॉन्ड्रिया की। ये क्या है ना, पावर हाउस है। चलो देखते हैं क्या है ना, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, और इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन जो होता है पोरस होता है,
और इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं ये फोल्डेड होते हैं। फोल्डेड इसलिए होते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एटीपी प्रोडक्शन। आप जब देखें तो यहाँ पर क्या है ना, फोल्ड होकर ऐसे ऐसे करके, ये फोल्ड होने से क्या होता है ना, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया बन जाता है। बढ़ने की वजह से क्या होता है ना, एटीपी प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। और एटीपी क्या होता है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इट कंटेन्स इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है ना, उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। और ये लोग क्या करते हैं ना, सिंथेसाइज करते हैं अपने खुद के प्रोटीन्स। और इनके फंक्शन क्या है ना, ये प्रोड्यूस करते हैं एटीपी, जो एनर्जी करेंसी होता है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब सेल जब अपना रेस्पिरेशन करता है तो उस पर एटीपी का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। और क्या होता है ना, ये सपोर्ट केमिकल एंड मैकेनिकल सेल एक्टिविटीज। तो ये केमिकल और मैकेनिकल सेल एक्टिविटीज को भी सपोर्ट करते हैं। अब आता है बारी प्लास्टिड का। तो प्लास्टिड में यहाँ पे क्या होता है ना, क्लोरोप्लास्ट जो है अपना सोलर पैनल के जैसा काम करता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो अपने गोडाउन की तरह काम करता है। देखो क्या है ना, ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। ये कहाँ पे पाया जाता है ना, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है। और देखो क्लोरोप्लास्ट है तो यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाएगा। देखो, कंटेन्स पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट क्या, क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। एंड किसी किसी में येलो होता है और ऑरेंज पिगमेंट पाया जाता है। वेराज ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। और ये स्टार्च को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ऑयल्स को और प्रोटीन्स को। तो इसके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, देखो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है आपका प्लास्टिड का। तो क्लोरोप्लास्ट जो है यहाँ पे, ये मेम्ब्रेन लेयर होते हैं इन स्ट्रोमा स्ट्रोमा एंड इनके खुद के डीएनए होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं। फंक्शंस क्या होता है ना, ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है बिकॉज इसके पास क्लोरोप्लास्ट है। और क्या करता है ना, ये स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। मतलब ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्या करता है ना, स्टोर करके रखता है न्यूट्रिएंट्स को। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज वैक्यूल। ये है स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। जो कुछ भी सॉलिड लिक्विड पाया जाता है तो यहाँ पे ये स्टोर करके रखता है। तो बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट जो है ये स्टोर रूम ऑफ द सेल है, जिसको आप स्टोर रूम भी बोल सकते हो। तो ये स्टोर क्या करता है, वाटर, न्यूट्रिएंट, वेस्ट सबको स्टोर करता है। प्लांट सेल में बड़ा होता है और एनिमल सेल में ये थोड़ा छोटा होता है। और इसके फीचर्स बोले तो क्या है नहीं, ये स्मॉल, देखो लिखा हुआ है स्मॉल इन एनिमल सेल, लार्ज इन प्लांट सेल। ठीक है। प्लांट वैक्यूल स्टोर सेल सैप। प्लांट वैक्यूल्स में क्या होता है ना, सेल सैप होता है, जिसकी वजह से उसको टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी मिलता है। मतलब ये फ्लेक्सिबल हो जाता है। और इसके फंक्शंस क्या है देख लो। तो ये स्टोर करता है आपका एमिनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन। इन सारी चीजों को ये स्टोर करके रखता है। और अमोएबा में बोले तो ये फूड वैक्यूल स्टोर कंज्यूम फूड। मतलब वो जो खाना खाता है तो फूड वैक्यूल उसको स्टोर करके रखता है। और यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड वैक्यूल होता है जो एक्सपेल करता है वाटर या वेस्ट को। अब देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो देखो इन दोनों में क्या होता है ना, यूकैरियोटिक विथ न्यूक्लियस होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर पाए जाते हैं। डिफरेंस क्या है ना, इनके सेल वॉल पाए जाते हैं प्लांट में, वो जो होता है रिजिड सेलुलोज लेयर्स होता है, और प्रोवाइड क्या करता है ना, शेप और प्रोटीन देता, मतलब प्रोटेक्शन देता है। और क्या होता है ना, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। वैक्यूल्स क्या होता है ना, लार्ज होता है प्लांट्स में टर्जिडिटी की वजह से। और एनिमल सेल में क्या होता है ना, वो स्मॉल होता है। और सेंट्रियोल्स जो पाए जाते हैं सिर्फ एनिमल्स में, ये क्या करता है ना, सेल डिवीजन में मदद करता है। तो देखो ये है आपका प्लांट सेल, और यहाँ पे आपका ये एनिमल सेल। तो दिखाई दे रहा होगा आपको, मतलब कि यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जा रहा है, और इसके ठीक अंदर में सेल वॉल भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, डबल लेयर मेम्ब्रेन मिलती है। बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सिंगल लेयर पाया जाता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पाया जाता है। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और बाकी सब जो हम लोग डिफरेंशिएट में देख चुके हैं। अब आते हैं, बारी आता है सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे नए सेल्स बनते हैं फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। तो ये जो सेल डिवीजन है ये दो प्रोसेस में पाया जाता है। तो पहला तो होता है माइटोसिस, और दूसरा होता है मेयोसिस। पहले हम बात करते हैं माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस जो है वो ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर के लिए काम आता है। यहाँ पे मदर सेल जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल विद द सेम क्रोमोसोम अंडर। तो स्किन सेल जो होता है वो डिवाइड हो जाता है कब, जब वो कट जाता है। ठीक है। और यहाँ पे देखो मायोसिस में क्या होता है, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के लिए काम आता है। गैमेट फॉर्मेशन क्या है, ये स्पर्म और ओवा जो होता है वो क्या होता है, गैमेट होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। वन सेल अंडरगोज टू डिवीजन। तो एक सेल क्या होता है वो दो डिवीजन में जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ
और यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है ना, 4 सेल बनते हैं विथ हाफ द क्रोमोसोम नंबर। तो यहाँ पे देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फिर वैसे ही करके 6 पेयर बन जाते हैं। और ये क्या होता है ना, यहाँ से जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है इन ऑफस्प्रिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है। डाइवर्सिटी मतलब ये और भी स्टेजेस में ट्रांसफर हो जाता है इन ऑफस्प्रिंग। तो इंपॉर्टेंस क्या है, देखो माइटोसिस में यहाँ पे ग्रोथ रिपेयर रिपेयर करते हैं और टिश्यू रिप्लेसमेंट होता है, वेरएज मियोसिस में रिप्रोडक्शन और जेनेटिक वेरिएशन के बारे में बात होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट में बताओ आपका फेवरेट सेल ऑर्गेनल कौन सा है, और क्विज के क्वेश्चन जो पूछे उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बता दो। और सब्सक्राइब करो, वरना लाइसोसोम तुम्हारा कंफ्यूजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, सिर्फ ब्रेन बॉक्स एजुकेशन पे। थैंक यू।